बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। घर की बर्बादी से हालात नजर आते हैं। जब न्यूज इंडिया पर जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है। सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो में। इसमें हम आपको खबर दिखाने से पहले उस पर करते हैं 100% रिसर्च, ताकि आप खबरों को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। नाश करना है, मुंबई में आ सकते हैं। तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया तो क्या बचता है? जिंदा लाश। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। बाप रे बाप, आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो संकट फैला हुआ है उसमें बाप का जिक्र ज्यादा हो रहा है। जो उठापटक चल रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को एक बड़ी राहत दे दी। साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के घमासान पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उसमें शिंदे गुट की याचिका को स्वीकार कर लिया कोर्ट ने। विधायकों की विधानसभा में यथा स्थिति बनी रहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कहा गया, अयोग्यता पर अभी डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं लेंगे। जो डिप्टी स्पीकर जिरवाल साहब हैं, जो उस पर फैसला लेने वाले थे, उन्होंने नोटिस दिया था, उस पर फैसला नहीं लेंगे और जवाब देने के लिए उन्हें वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। 11 जुलाई तक का ये वक्त है, उसमें 12 जुलाई को होगी। डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया गया है। ये भी एक बड़ा कदम है जो शिंदे के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। थोड़ा सा राहत वाला है कि विधायक, इसके साथ ही विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। यानी महाराष्ट्र सरकार को उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर राजभवन लौट आए। अब सभी को इंतजार है राज्यपाल के अगले कदम का। आइए आपको बताते हैं कि राज्यपाल इस पूरे मसले पर अगला कदम क्या उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल का क्या भूमिका हो सकती है, क्या स्टैंड हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। कोश्यारी साहब हैं, ये कोश्यारी साहब वही हैं जिन्होंने 19 में एक बार भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब को सुबह सुबह शपथ दिलाई थी, लेकिन वो सरकार बाद में बदल गई थी। बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव भी है, संवैधानिक अनुभव भी है। महाराष्ट्र में राज्यपाल का क्या स्टैंड हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ किस तरह से कर सकते हैं। राज्यपाल मौजूदा हालातों को देखते हुए विधानसभा भंग करने का फैसला ले सकते हैं। एक ये अधिकार उनके पास है, वो ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है। अगर विपक्षी खेमा बहुमत साबित करने की अपील करता है तो राज्यपाल उस पर भी अपना निर्णय दे सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। फ्लोर टेस्ट के लिए वो बुला सकते हैं, ये चर्चा उनको करनी होगी। राज्यपाल एकनाथ शिंदे वाले विपक्षी खेमे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं या उनके कहने पर इसको आगे जा सकते हैं। राज्यपाल सरकार के लिए क्या कर सकते हैं, इस सब पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से हो रहा है उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। शिंदे गुट जो है वो बीजेपी के साथ क्या तालमेल कर सकती है, क्या बना सकती है। एससी के फैसले के बाद महाराष्ट्र में जो हलचल तेज हुई है, उसके बाद क्या राजनीतिक गतिविधियां होंगी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में 1-2 दिन में राज्यपाल से मिलने की बात विचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर मिल सकते हैं। बीजेपी के सभी विधायकों को मुंबई बुलाया जाएगा, ऐसी भी चर्चा की जा रही है कि उनको बुलाया जाए। देवेंद्र फडणवीस के घर पर जो बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि राज्यपाल के पास मिला जाए और विधायकों को मुंबई बुलाया जाए। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता की सीट पर काबिज होने के लिए नेता हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी सियासी संग्राम के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत, जो सांसद भी हैं, कि कई बार विवादित बयान सुनने को मिले। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि संजय राउत सियासत को गरमाने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। पहले भी कई बार संजय राउत विवादित बयान दे चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं संजय राउत साहब के कुछ
बयान। अब वो कितने भड़काऊ हैं ये आप खुद तय कीजिए। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाश, जिंदा कौ में। अरे थोड़े मागे हो रहे ये। करते हैं यार तुम लोग, ट्राइपॉड लाओ उधर से अरे इंडिया की जरा बूम का थोड़ा सा नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। महाराष्ट्र के इस राजनीतिक महासंकट पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, इससे पहले आपको दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करेंगे राज ठाकरे? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुछ खास मेहमान। सखाराम सिंह साहब जस्टिस हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं। विनोद यादव मुंबई से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक संजय सोनवलकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर बयानबाजी की बारिश करता नजर आ रहा है। मुंबई में वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र की गर्माती राजनीति पर नेताओं का क्या कहना है। एकनाथ शिंदे ने कहा था गुवाहाटी में कि महाशक्ति मेरे साथ है, तो महाशक्ति कौन थी तो वो अब सब लोगों को समझ में आ रहा है। रात के अंधेरे में कौन किसको मिल रहा है वो भी आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो वास्तविक है कि ऐसे समय में जिन लोगों ने ये पाप किया है उन्हीं का काम है कि सुरक्षा भी देना। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस समय जुड़ रहे हैं मुंबई से। ग्राउंड जीरो पर वो वहां पर मौजूद हैं। लगातार जब से महाराष्ट्र का संकट चल रहा है वो दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि उन्हें कोई सत्ता हासिल नहीं करनी है। पीयूष, क्या खबर है? अभी देवेंद्र फडणवीस के घर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हुई है। अभी तक तो बीजेपी दूर थी इस पूरे सत्ता संग्राम से। क्या अब वो उनका जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है? क्या वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, या खासतौर से अभी जो शिवसेना की सरकार है उसके खिलाफ कोई वो एक नया राजनीतिक प्रस्ताव ला सकते हैं, गवर्नर से मिल सकते हैं? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे चक्रव्यूह से दूर थी। चक्रव्यूह की रचना कहाँ हुई, चक्रव्यूह में कैसे एंट्री की जा सकती थी, सारा कुछ उसकी रचना के पीछे, क्योंकि सूरत का जिक्र भी आता है, गुवाहाटी का जिक्र भी आता है, और दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई मंत्री जो असम सरकार के मंत्री हैं वो मिलने बागी खेमे में जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर, साफ तौर पर बच के बाहर नहीं जा सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर क्या राजनीतिक स्थितियां बनी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब लिहाजा शिंदे गुट को तो राहत मिल गई है, लेकिन अब राहत का फायदा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब उठाएगी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज बहुत
गहन मंथन किया है। जो विधायक मुंबई में मौजूद थे वरिष्ठ विधायक पार्टी के, पहले उनके साथ चिंतन हुआ, उसके बाद चिंतन बैठक का सिलसिला आगे बढ़ा और कोर कमेटी के साथ भी, महाराष्ट्र की जो कोर कमेटी है उसके साथ भी देवेंद्र फडणवीस के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई और उस बड़ी बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा की गई। नकली और असली शिवसेना पर भी चर्चा की गई कि किसकी असली है किसकी नकली, और उसके साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी चर्चा की। जी पीयूष, ये बताइए कि गवर्नर से मिलने का कुछ तय किया है उन्होंने कि गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि शिंदे साहब की तरफ से जो उनका खेमा है वो एक पत्र गवर्नर साहब के यहाँ आ चुका है जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगले 1 से 2 दिन का वक्त है जिस वक्त में वो नजर आएंगे राज्यपाल के यहाँ, भगत सिंह कोश्यारी के यहाँ अपना प्रस्ताव लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आप बने रहिए, लगातार हमें अपडेट करते रहिए। आपकी खबर से ही न्यूज इंडिया आगे चल रहा है सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस सखाराम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। विनोद यादव पत्रकार मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। सर, आप समझाइए सिंह साहब पहले कि क्या अभी ऑप्शंस हैं, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं आपको लगती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑप्शंस के हिसाब से? देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में जी, उसमें क्लास 2 में स्पष्ट है कि अगर कोई पार्टी का विधायक चुना हुआ पार्टी से इस्तीफा दे देता है या व्हिप जारी होने पर व्हिप के खिलाफ वोट देता है या वोट नहीं देता है जी, इन 2 परिस्थितियों में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस। यस। अब यहाँ पर जो सवाल है, पहले एक नियम था 2004 के पहले ये भी था अगर पार्टी में स्प्लिट हो जाए, वो एक वन थर्ड के मेंबर स्प्लिट अलग पार्टी बना ले तो वो उसमें डिफेक्शन लेकिन वो हटा दिया गया, अब नहीं है वो। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जो इस समय शिंदे गुट है वो अलग होने की बात इस्तीफा किसी ने नहीं दिया, वो तो कहते हैं हमारी रियल पार्टी है जी, शिवसेना हमारी है। अब वो शिवसेना किसकी है जिस दिन तय हो जाएगा, अगर हो जाता है कि नहीं शिवसेना इनकी नहीं है तो इनकी मेंबरी हाउस में वोट देने जाएंगे तो वहाँ व्हिप का जारी होता है तो इनकी मेंबरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तो यही नहीं तय हुआ कि असली शिवसेना किसकी है। सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एंटी डिफेक्शन बिल का आपने जिक्र किया, लेकिन अभी हाउस है जी, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो 40, 45, 50 जो लोग हैं, एमएलएज हैं, जो नंबर है शिंदे साहब को पता होगा, क्या वो गवर्नर के पास जाकर शिवसेना के मुख्यमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं कि भाई हम तो समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये नेता नहीं चाहिए, और फ्लोर टेस्ट के लिए मांग कर सकते हैं? जा सकते नहीं तो उसमें एंटी डिफेक्शन तो 40-50 लोग हैं, एंटी डिफेक्शन तो उसे परेशान नहीं करेगा ना? नहीं, एंटी डिफेक्शन तो परेशान नहीं करे क्योंकि वो कहते हैं हमारी असली पार्टी हमारी है जी, शिवसेना हमारी है उनकी नहीं है जी। हम शिवसेना में, शिवसेना से इस्तीफा नहीं दिए जी, तो गवर्नर के सामने जा सकते हैं और हाउस भी फेस कर सकते हैं। अगर गवर्नर हाउस बुलाता है, अल्टीमेट डिसीजन तो फ्लोर टेस्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डिसीजन है कि बहुमत है कि नहीं है, ठाकरे का बहुमत है इस समय है कि नहीं है, इसका तय तो फ्लोर टेस्ट हाउस के तो पटल पर होगा जी। इसके लिए अगर हाउस गवर्नर बुला सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए, ये हमारा मानना है। सर, इसी बात पर आप मुझे समझाइए कि क्या गवर्नर साहब, जिस तरह से 1 हफ्ते से चल रहा है महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिस तरह का घमासान चल रहा है, तो क्या गवर्नर साहब सुओ मोटो चीफ मिनिस्टर को फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं या उन्हें इंतजार करना पड़ेगा किसी की चिट्ठी का? हाँ, नहीं, क्यों नहीं कह सकते, गवर्नर की जिम्मेदारी है, संवैधानिक हेड हैं वो, तो उनको अगर लगता है कि नहीं साहब ये हाउस नहीं बुला रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रदेश के लिए सही नहीं है जी, तो बुला सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब फला तारीख को मीटिंग हो जी और फ्लोर टेस्ट हो जी। पहले भी हुआ है, गवर्नर बुलाए हैं जी, ऐसी बात नहीं है जी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है।
आप मुझे बताइए कि ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, क्या लग रहा है? खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, इतना कन्फ्यूजन हो गया है दिल्ली में कि समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कीजिए। आपका ऑडियो शायद म्यूट है विनोद जी। मेरा तो ठीक है जी सर, तो ये मुझे समझाइए, जज साहब की जो गवर्नर हैं यदि सुओ मोटो कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति को ऐसे ही लिंगर ऑन करना चाहिए? अब ये क्यों नहीं कर सकते तो वही बता सकते क्यों नहीं कर सकते, क्या उनके साथ विकल्प है जी, इसके बारे में हम क्यों लेकिन आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो विवेक की बात है जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो सुओ मोटो बुला सकते हैं अगर राजनीतिक स्थिति, उनको पावर है, हम इतना जानते हैं जी। अभी आप कैसे देख रहे हैं? हमको ये तो हम कह सकते हैं, को बुला सकते हैं अगर जी, नहीं, लेकिन अभी आपको कैसी स्थिति लग रही है? मेरा ये कहना उचित नहीं होगा कि क्या उसमें क्या जी, नहीं, मुझे ये लग रहा है कि उनको बुलाना चाहिए या ज़्यादा दिन अनसर्टेनिटी नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रदेश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए ये उचित नहीं है वहाँ की जनता के लिए कि अनसर्टेनिटी बनी रहे। किसकी सरकार है, वैलिड सरकार है, दो ठाकरे की नहीं है, बहुमत है कि नहीं है, इसके लिए बहुत दिन तक नहीं चलना चाहिए, बुलाना चाहिए जी। सर, क्या ये भी ठीक बात है क्या कि अगर चीफ मिनिस्टर स्पीकर के नहीं पास बुलाता है या नहीं बुलाते हैं तो उनको जी, चीफ मिनिस्टर का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि उनको भी अपने, चीफ मिनिस्टर का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है कि वो भी जाकर फ्लोर टेस्ट की बात करें कि इतनी अनसर्टेनिटी हो रही है, मैं खुद जाना चाहता हूं फ्लोर टेस्ट पर, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनके सामने संकट है जी, हाँ बिल्कुल है, जनता के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको बताना चाहिए कि नहीं मेरा बहुमत है, हम साबित करेंगे, और वहाँ बुला करके साबित कर दे अपना बहुमत, अनसर्टेनिटी दूर हो जाए। स्पीकर बुलाता है मेरे ख्याल से, और स्पीकर को बुलाना चाहिए इसमें जी। सर, तो क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि दो बड़े पद पर बैठे हुए लोग, दो जिम्मेदार पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल साहब, एक पद पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, क्या वो दोनों अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। फिलहाल तो एक ऐसा लगता है कि जो हाउस नहीं बुला रहे हैं, अनसर्टेनिटी के माहौल बना हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ गुंडागर्दी कर रहे हैं जी, और तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए चाहिए कि तुरंत हाउस को बुलाएं और फ्लोर टेस्ट करा करके साबित कर दें जी कि बहुमत है कि नहीं जी। सर, एक चीज और समझाइए कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक ड्यूटी है, दोनों की संवैधानिक ड्यूटी है जिसे अभी पूरा नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है या आदेश दिया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है ये तो स्पीकर का पावर है जी। तो स्पीकर ने नोटिस दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप वहाँ अपना जवाब, जो नोटिस का जवाब लगाइए जी। नोटिस के जवाब लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौका, टाइम बढ़ा दिया और उनसे भी मांग लिया कि क्या पोजीशन है। अब उनका जवाब आ जाए तो मालूम होगा क्या है नहीं, क्या नहीं है जी। तो इससे फ्लोर टेस्ट में तो कोई बाधा नहीं आएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई वो नोटिस का जवाब दें, फिर वो स्पीकर कहे, डिप्टी स्पीकर कहें कि पहले उनका जवाब आए फिर मैं उस पर फैसला लूंगा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट बुलाना चाहिए? नहीं, फिलहाल हम जैसा कि टीवी से न्यूज़ में मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर से कह दिया कि अभी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में निर्णय न ले जी, लेकिन उनको ये नहीं कहा कि आप हाउस मत बुलाइए जी। हाउस बुलाने से नहीं मना किया है, डिस्क्वालिफिकेशन तय करने से मना किया है जी। तो हाउस बुलाने का अधिकार तो डिप्टी स्पीकर के पास है नहीं, या तो वो चीफ मिनिस्टर उनको रिक्वेस्ट करें या फिर गवर्नर आदेश करें, यही हो सकता है ना? नहीं, रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, गवर्नर को भी और चीफ मिनिस्टर दोनों को संवैधानिक पदों में बैठे हैं जी। अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है प्रदेश में, इसको ख़त्म करने के लिए बुलाना चाहिए जब अगर कोई इस तरह का रुकावट नहीं, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है जी। क्या हाउस बुला करके तय करावें कि हाँ बहुमत है कि नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय वहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है विधायक दल के हिसाब से देखा जाए, 106 विधायक उनके पास हैं।
क्या उनका भी एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं ताकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो? हाँ, नहीं, उनका भी बनता है। वो तो आज उनके यहाँ मीटिंग को कोई हुई है, फडणवीस के घर पर या कहीं हुई मीटिंग, तय करेंगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी है तो वही जान सकते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है प्रदेश के लिए, अपोजिशन में है तो क्या हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, न्यूज इंडिया पर आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल फिर से हम आपको बताते हैं। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करेंगे राज ठाकरे? एक और नया नाम राज ठाकरे साहब का, कि क्या राज ठाकरे की एंट्री हो सकती है? इसका जवाब आप हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज इंडिया 24/7 पर दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। ट्वीट करके भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी है बहुत सारा घमासान और उस पर चर्चा। कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। नाश करना है, मुंबई में आ सकते हैं। तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता। आप आइए, अब हमारा चैलेंज। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया तो क्या बचता है? जिंदा लाश। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। बाप रे बाप, बाप की चर्चा राजनीति में इतनी मैंने कभी नहीं सुनी। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व के समर्थक माने जाने वाली शिवसेना की हिंदुत्व के मुद्दों पर पकड़ ढीली होने से राज ठाकरे को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में विलय कर सकते हैं। पता नहीं है, इसके कयास चल रहे हैं। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स है, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। ये बीजेपी के साथ शिवसेना को भी वोट करते हैं। ऐसे में अगर एमएनएस में शिंदे गुट का विलय हो जाता है तो राज ठाकरे की पार्टी को बड़ा विस्तार और एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज भी धुल सकती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो फिर तस्वीर क्या हो सकती है। राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। राज ठाकरे शिंदे को कानूनी और संवैधानिक दांवपेच से बचा सकते हैं, यानी मर्जर हो जाए तो शिंदे के 38 विधायक एमएनएस बीजेपी साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। शिंदे सेना अगर एमएनएस में विलय होते हैं तो उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। राज ठाकरे, बीजेपी और शिंदे मिलकर उद्धव को हरा सकते हैं। राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे का साथ दे सकते हैं। एमएनएस प्लस शिंदे गुट यानी राज ठाकरे का राजनीतिक फायदा, ये कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर बनती है और इससे शिंदे गुट का भी फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान का खेल बड़े लेवल पर चल रहा है। इसी बीच हमारे पास कुछ आम जन की भी रिएक्शंस आए हैं। आइए आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर जन का मन क्या कहता है। ये तो फिलहाल में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उद्धव साहब की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये एक पक्ष का उनका अंदर का मामला है। वो भी उद्धव जी साहब को ही निर्णय लेंगे, वो उसके ऊपर सबका ध्यान है। बीजेपी का क्यों नहीं हाथ है? कोई साधारण आमदार को ऐसा लगता है कि ऑटो की सवारी जैसे कि सूरत में खड़े हैं, एक भी आमदार आ रहा है, सूरत पहुंच रहा है तो उसको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में भेजा जा रहा है, तो इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? और बताया जा रहा है देश में कि गरीबी चल रही है, ये चल रही है, महंगाई चल रही है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है देश में। आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाने के बाद में भगवान जो रहता है, भगवान के दर्शन लेते हो या पुजारी के, है ना? भगवान हमारे बाबा साहब है, ये तो आप बाजू के पुजारी है ना। पुजारी तो कभी भी नौकरी से निकाल दिए जा सकते, भगवान तो नहीं बदलेगा ना, भगवान वही रहेगा। हमारा भगवान वही है, बाबा साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे और आदित्य जी। जन का मन भगवान और पुजारी अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। मेरे मित्र संजय सोनवलकर साहब हैं और विनोद यादव साहब हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यादव जी और सोनवलकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी,
क्या आपको ताजा तस्वीर नजर आती है? देखिए, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी बाहुबली जी, और उसमें ये बात हुई थी कि कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जी। अब पूरा देश को इसका जवाब तब मिला जब बाहुबली का पार्ट 2 आया जी। तो इस वक्त भी कुछ महाराष्ट्र और देश की स्थिति यही है कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा। हालांकि फौरी तौर पे कोई भी पक्के तौर पे ये नहीं बता सकता कि आने वाले समय में क्या होगा जी। पर अभी जो नजर आ रहा है उसमें उद्धव ठाकरे के साथ में अधिकांश उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो साथ नजर नहीं आ रहे हैं। पर इसके साथ में ये सच्चाई भी है कि संगठन पे उद्धव ठाकरे की पकड़ अभी भी मजबूत है, क्योंकि जिस तरह से उनके विभाग प्रमुख, जिस तरह से उनके गठ प्रमुख, जिस तरह से उनके सेक्रेटरी, ऑफिस बेरर, ये सारे लोग जो हैं वो उनके साथ ही नजर आ रहे हैं जी। इसके अलावा उनके जो 18 एमपी हैं उसमें से अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो कल जो है बाकी के 16 उनके साथ नजर आए जी। तो महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत यह है कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, जब तक गवर्नर या डेप्यूटी स्पीकर किसी एक पक्ष को ये नहीं कहते कि आप अपना पक्ष रखिए, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि महाराष्ट्र की स्थिति ठीक है में क्या होने जा रहा है आगे। जी। संजय, विनोद जी ने कहा कि बाहुबली की फिल्म में पार्ट 2 में जाकर पता चला कि कटप्पा को क्यों मारा। अब मेरे जैसी बेचैन आत्मा जो होती है ना, वो पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए उसने क्या किया कि संजय सोनवलकर जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको पकड़ा, क्योंकि दर्शकों को भले ही पार्ट 2 में पता पड़ा हो, स्क्रिप्ट राइटर को पार्ट 1 में ही पता था कि कटप्पा को क्यों मारा। तो मुझे बताइए इसका जवाब। देखिए, निश्चित तौर पे स्क्रिप्ट राइटर कोई और है, बड़ा एक आदमी है, और मैं ये भी आपको संदेश मतलब एक तरीके से संकेत दे सकता हूँ, जहाँ से आप बहुत मानते हैं जिनको, वो संघ कार्यालय की भी इसमें भूमिका है, जो दरअसल स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका में हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्व की डगर पर एक कदम आगे बढ़ा जाए और ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व को लेकर कभी चुनौती साबित हो सकती है, जिसको देश हिंदुत्व की भाषा के तौर पर सुनता है, उस पार्टी को थोड़ा दबाया जाए, थोड़ा झुकाया जाए, थोड़ा जाए। तो वही हुआ है, और अब हिंदुत्व को बोलने वाली पार्टी एक तरीके से हट गई है पिक्चर से, और वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या ये जो गुट है, जो नया गुट बना है हिंदुत्व की पार्टी गुट के, ये अगली हिंदुत्व की पार्टी माने मनसे में जा सकती है, जहां पर हिंदुत्व भी है, बाला साहब ठाकरे भी है, भगवा झंडा भी है, शिवाजी की राजमुद्रा भी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी रीजनल पार्टी का नाम भी है, सब चीजें एक साथ हैं। तो क्या ये वहां जा सकती है? अब जो होगा क्या, जो मेरी जानकारी है वो ये कि गेंद जो है गवर्नर साहब के पाले में है। गवर्नर साहब को तय करना है कि क्या अगले 48 घंटों में वो कोई कदम लेते हैं। पहला कदम तो ये दे सकते हैं कि विधानसभा स्पीकर का चुनाव करवाया जाए। विधानसभा स्पीकर का चुनाव गुप्त तौर पे होगा, तो बहुत कुछ तय होगा। दूसरा, गवर्नर साहब खुद भी बुलाकर स्पीकर मुख्यमंत्री को कुछ बात कर सकते हैं, कहते हैं कि आपकी क्या राय है, क्या आप इस्तीफा देने तैयार हैं, ये भी पूछ सकते हैं, या बहुमत साबित करना चाहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो अब जो है इस किरदार में गवर्नर साहब की एंट्री हो गई। महाराष्ट्र फाइल्स OTT फिल्म की तरह चल रही है। सीजन 2 का इंतजार हम सबको है जी। अदालत पर सीजन पहला खत्म हो गया जी। संदीप, जो बात हम समझना चाह रहे हैं आपसे कि आपने एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, RSS की एंट्री आपने कर दी कि RSS जो है वो इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही है, लेकिन इस स्क्रिप्ट में मुझे थोड़ा सा एक झाल जिसे कहते हैं वो समझ नहीं आया कि आप कहते हैं संघ जो है हिंदुत्व को बढ़ाता है, शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है, तो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की एक बनी बनाई पार्टी को खत्म करना। देखिए, वो हिंदुत्व की पार्टी कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी के साथ चली गई। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पूरी सरकार चला लेते, बेहतर सरकार चला लेते, तब हिंदुत्व की जो मक्तेदारी जिसको बोलते हैं या ठेकेदारी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती। तब ये हो सकता है हिंदुत्व होकर भी आप दूसरे दलों के साथ रह सकते हैं। एक अपने आप में एक नया प्रयोग हो रहा था महाराष्ट्र में, जिस प्रयोग में अभी तड़का लगा है और सरकार हिल गई है। सरकार के जो मंत्री हैं, अब सिर्फ 2 मंत्री बचे हैं कानूनी तौर पर, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई। अनिल परब साहब लगातार जांच के घेरे में हैं, तो मंत्री नहीं बचे हैं जो विधायक होकर मंत्री हो, सिर्फ आदित्य ठाकरे हैं। तो अब ये सरकार काम नहीं कर रही। दिखा दिया गया कि हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी के रास्ते चलेगा तो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। और मेरी जो जानकारी है, निश्चित तौर पे एकनाथ शिंदे साहब की मुलाकात संघ के एक बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता मैं कह सकता हूँ,
उनसे मुलाकात हुई थी और इस पर बात भी हुई कि क्या एक नया हिंदुत्व का प्रयोग महाराष्ट्र में किया जा सकता है जो बीजेपी के रास्ते का हो। और सबसे बड़ी बात जो ये कर दी उन्होंने, अब इस पूरे प्रयोग के बाद शिवसेना डिमोरलाइज तो है, क्या इसका असर राज्य के लोकल बॉडी इलेक्शंस पर पड़ेगा, खासतौर पर मुंबई में जहां महानगर पालिका देश की सबसे महंगी महानगर पालिका, वहां क्या होगा? तो ये सब सवाल बाकी है, लेकिन अभी राज्यपाल साहब के पाले में गेंद है, वही तय करेंगे कि 12 दिन इंतजार करना है, अगली कोर्ट की सुनवाई करनी है या फिर स्पीकर का चुनाव कराना है। संदीप एक छोटा जवाब और चाहता हूँ, फिर विनोद जी के पास आऊँ। आपने राज ठाकरे की एंट्री कर दी है, तो क्या ये बहुत संभव है कि राज ठाकरे और जो एकनाथ शिंदे हैं वो मिल जाएं? और क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है शेड्यूल 10 में जो 2003 में बदलाव किया गया कि मर्जर होना चाहिए, तो क्या एमएनएस प्लस एकनाथ शिंदे का मर्जर की संभावनाएं आप देख रहे हैं? बिल्कुल मुझे संभावना नजर आती है, क्योंकि देखिए राज ठाकरे ने 3 महीने पहले अपना झंडा बदला, उस झंडे में भगवा लाया, भगवे के साथ राजमुद्रा लाई, जो शिवाजी महाराज अपनी राजमुद्रा यानी उनकी जो सील थी उसको लाया। अच्छा, मतलब वो झंडे के जो रंग बदले थे वो फिजिकली नहीं बदले गए, आत्मा के तौर पर भी बदल दिए गए। इतना ही नहीं, 3 से राज ठाकरे हिंदुत्व का प्लैंक लेकर चल रहे हैं, मस्जिदों में से लाउड स्पीकर हटाइए, तो क्या ये सब प्री प्लान्ड हो रहा था? और एक फिल्म आई थी धर्मवीर, जो खुद एकनाथ शिंदे साहब ने बनाई थी, वो फिल्म आदि मैं चाहूंगा कि आप दिल्ली के पत्रकार मराठी में है लेकिन जरूर देख ले, आपको स्क्रिप्ट लिखी लिखाई समझ में आएगी। उसका अंतिम सीन है जिसमें एकनाथ शिंदे साहब जब कौवा जो है वो जो उनके उसको नहीं छूता है चावल के आटे को, वो कान में कहते हैं कि हिंदुत्व का मैं आपका सपना पूरा करूंगा। तो एक तरीके से स्क्रिप्ट 3 महीने पहले लिख दी गई। जी विनोद जी, इस स्क्रिप्ट की कुछ और कहानी आप बताएंगे, ये कौवा जो है कान में क्या कहता है? और एक चीज और समझना चाहता हूं कि एमएनएस को और शिवसेना को, दोनों पार्टीज को यदि अंदर से देखा जाए, हिंदुत्व का एक ऊपर से आवरण तो है, लेकिन दोनों पार्टी मराठी मानुस की बात करती है। शिवसेना तो जब से बनी है तब से मैं उसे मराठी पार्टी मानता हूँ, मराठी मानुस की पार्टी मानता हूँ, और राज ठाकरे भी मराठी मानुस वाले लोग हैं। तो मराठी मानुस और एक राष्ट्रीय पार्टी, इन दोनों का मैच जो है वो किस तरह से बनेगा? उत्तर भारतीयों को भैया कह के पिटाई करने वाली पार्टी के नेता अब हिंदुत्व पर आ जाएंगे। मैं संदीप भाई से जो बातें कही मैं उनसे सहमत हूँ कि इस समय जो है महाराष्ट्र चूंकि हिंदुत्व की राजनीति के लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन नजर आती है। दूसरी बात एमएनएस और जो भाजपा की बात है, थोड़ी सी इसमें तकनीकी चीजें तो हैं कि मनसे ने जिस तरह से उत्तर भारतीयों की पिटाई की, उसके बाद जो है भाजपा का खुल के मनसे के साथ जाना थोड़ा सा अड़चन बना हुआ है। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब जो विधानसभा का तो जो होने वाला है वो बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। आने वाले कुछ समय में जो महानगर पालिका का चुनाव है, शिवसेना के लिए एक तरह से, जहां तक मैं समझ रहा हूं ग्राउंड जीरो से, जिस तरह से शिवसेना के बड़े नेताओं में हलचल है, वह आज नहीं तो कल जो है विधानसभा का फ्लोर पे वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कुछ परिस्थितियां बनी हुई है। पर वो चाहते हैं कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है होगा उसके अंदर किसी भी तरह से शिवसेना चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे शिकस्त दिया जाए, क्योंकि सारे लोगों को इस बात का शक है। शक क्या, कुछ बातें तो खुल के भी आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी राजनीति के पीछे है। हालांकि वो दिखाना चाह रही है कि वो इसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। आज ही चंद्रकांत पाटिल जो है सागर बंगले पे, जब देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पे जो बीजेपी की कोर नेताओं की बैठक हुई है, उसके बाद भी उन्होंने एक लाइन का रिएक्शन दिया है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर एक बड़ी खबर यह भी आई कि उद्धव ठाकरे खुद आज 21 तारीख और 22 तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के मूड में थे, जिसे शरद पवार जी ने उन्हें समझाया कि ऐसा मत करिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचलें बहुत तेज है। कुल मिला के शिवसेना अब फंसी हुई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने बागी विधायकों को किस तरह से मनाए। और जो बागी बने हुए हैं उन्होंने भी स्टैंड लिया हुआ है कि वो शिवसेना के साथ बने हुए हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पे अभी जो एकनाथ शिंदे का आज ताजा बयान आया है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाए। अगर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं इस बात को मान जाते हैं, हालांकि ये मुश्किल बात है, लेकिन अगर मान जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में
राजनीति में शिवसेना और बीजेपी एक साथ दिखाई दे हमें महाराष्ट्र। जी संदीप, मैं आपके पास आता हूँ। एक ग्राफिक जो विनोद जी जिक्र कर रहे थे शिवसेना पार्टी का, उसको थोड़ा सा बता देते हैं दर्शकों को कि शिवसेना के 55 में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बताए जाते हैं, लेकिन संगठन के मोर्चे पर उद्धव ही शिंदे पर भारी लगते हैं। शिवसेना संगठन में 12 नेता, 30 उपनेता, 5 सचिव, 1 मुख्य प्रवक्ता और 10 प्रवक्ताओं में से अधिकांश उनके साथ खड़े नजर आते हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पार्टी संगठन में उद्धव ठाकरे की ताकत क्या है। उद्धव कमजोर मगर टूटे नहीं। शिवसेना के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे। इस वक्त अध्यक्ष के बाद 12 में से 11 नेता उद्धव ठाकरे के साथ हैं। 30 उपनेताओं में केवल 3 नेता उद्धव के खिलाफ खड़े हुए हैं। शिवसेना के सभी 5 सचिव उद्धव ठाकरे के साथ हैं। प्रताप सरनाइक को छोड़कर सभी प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के साथ बताए जाते हैं। 2 लोकसभा सांसदों को छोड़कर सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। 14 महानगर पालिकाओं, 208 नगर परिषद, 13 नगर पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले हैं, जिसका जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भी ज्यादातर संगठन अब भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा ग्राफिक से समझ लेते हैं कि वो कौन से संगठन हैं जो उद्धव ठाकरे को मजबूत कर रहे हैं। संगठन उद्धव की ताकत देखते हैं। युवा सेना कमान खुद उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे संभाले हुए हैं। इसमें वरुण सरदेसाई और सूरज चौहान जैसे ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। महिला आघाड़ी में 18 पदाधिकारी वाले संगठन में विधान परिषद में उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे भी संगठन उद्धव के साथ हैं। भारतीय कामगार सेना, श्रमिकों और मजदूरों की यूनियन के 8 पदाधिकारी भी हैं। इसके जरिए शिवसेना एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, परिवहन विभाग, बैस सहित अन्य जगह एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है। स्थानीय लोकाधिकार समिति, महासंघ, मराठी भाषियों और भूमि पुत्रों के लिए काम करने वाली यूनियन भी इसमें शामिल है। 10,000 से ज्यादा इनके सदस्य बताए जाते हैं। संदीप साहब, ये तो संगठन की बात हमने बता दी। अब मुझे थोड़ा सा मोटी बात समझाइए। आप लोग बड़ी भारी बात करते हैं, ये विद्वानों के साथ परेशानी होती है। विनोद जी और संदीप जी दोनों विद्वान लोग हैं, तो हिंदुत्व ये सब बात करते हैं। मेरे जैसे आदमी को सीधी बात बताइए, एक तो कि क्या यदि फ्लोर पर जाते हैं जो भी होता है, क्या एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी, इनमें से किसका मुख्यमंत्री बनेगा यदि उद्धव ठाकरे सरकार गिरती है तो? देखिए, मुख्यमंत्री बनने में अभी बहुत अटकल मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बहुत पेच है। लेकिन ये बात तय है कि अभी गवर्नर साहब के पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि उद्धव ठाकरे साहब को बुला के बोलें कि साहब यहाँ बहुत सरकार में गड़बड़ है, आपने मंत्रियों के विभाग बदल दिए, आपके पास मंत्री भी नहीं है, अब सिर्फ 2 मंत्री 12 विभागों का कामकाज संभाल रहे हैं, तो क्या होगा? एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि क्या वो तैयार मत ले लें, क्या वो तैयार है कि स्पीकर का चुनाव हो जाए। तो ये तमाम चीजें उनके पास ऑप्शंस हैं। स्पीकर साहब, मुझे जो जानकारी है कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को बुलाने वाले हैं और ये सब बातें करने वाले हैं, उसके बाद ही फैसला होगा। ये तो रही खबर की बात। दूसरा जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गलती एकनाथ शिंदे साहब लोग करेंगे कि वो शिवसेना को तोड़ें या शिवसेना के अंदर स्प्लिट करें, क्योंकि तब जनता की सिंपैथी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे साहब के साथ जाएगी। इतना जरूर कर सकते हैं, वो एमएनएस में चले जाए और वहां रहकर मराठी वोट कहें कि अब हम हिंदुत्व और मराठी दोनों को संभालेंगे, तब शायद वोट में विभाजन होगा, मुंबई बीएमसी में इसका असर होगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे साहब को तय करना है कि सत्ता में रहकर इसी तरह, क्योंकि देखिए अब सत्ता नहीं चलने वाली है तो तय हो गया, सरकार चलेगी, सत्ता चलेगी। यदि बच भी गई तो एनसीपी की बात चलेगी, तो एनसीपी तय करेगी कि सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि सरकार तो बचाई एनसीपी ने, कांग्रेस किनारे पर है। उनका यदि स्पीकर चुन लिया गया तो अलग बात है, अदरवाइज स्पीकर चुनाव हार गए तो सरकार को रहना और मुश्किल। तो तमाम पेच है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मराठी साहित्य के हिसाब से कहूँ कि सिंह गेला अपन गढ़वा, सरदार चला गया पर गढ़ बच गया। यदि ये कर लेते हैं उद्धव ठाकरे तो बड़ी उपलब्धि। जी विनोद जी, संदीप जी ने 2 बातें की। अभी हम दिल्ली में बैठ के तो सोच ही रहे थे, बहुत सारे मित्र लोग मेरे कह रहे हैं कि ये सरकार चली गई, लेकिन संदीप जी कह रहे हैं कि सरकार बच भी सकती है। क्या आपको ये संभावना लगती है? पहली बात।
और दूसरा फिर मैं वही सवाल करना चाहता हूं कि अगर ये सरकार चली जाती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी का नेता? कि मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहीं भी यह नहीं दिखाना चाहती कि यह सरकार उसके वजह से गिरने वाली है। जी। अगर सरकार किसी वजह से भी गिरती है तो उसका पूरा ब्लेम एकनाथ शिंदे के सिर ही जाने वाला है। जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए है। दूसरी बात यह है कि सर आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि अगर ये सरकार बच सकती है क्या, जो संदीप जी कह रहे हैं, अभी ये संभावना आप देख रहे हैं? सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। संदीप जी ने बहुत सही बात बताई। ऐसा महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार हुआ है। विलासराव की सरकार जब गिराने का एक खेल महाराष्ट्र में नारायण राणे ने किया था, उस समय जो स्पीकर थे अरुण गुजराती जी ने एक साथ में जिस दिन फ्लोर पे टेस्ट करना था उसी दिन मॉर्निंग में 8 बजे 7 विधायकों की निलंबित कर दिया था। और उस वक्त जो है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से अल्पमत में आई विलासराव की सरकार जो है बच गई थी। अभी भी शरद पवार अगर इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहे हैं तो उसमें शरद पवार कहीं ना कहीं इस चीज को मान के चल रहे हैं कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना है, जिस दिन ये सारे बागी विधायक विधान भवन के अंदर आएंगे, उसी दिन उसी पल ये पूरी रणनीति तय होगी कि आने वाले समय में ये सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही फायदा होता है विद्वान लोगों को लेने का कि एक नया ट्विस्ट भी हमें मिला है कि ये सरकार बच भी सकती है। वैसे भी कहा जाता है पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो संदीप जी और विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया, और शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करेंगे राज ठाकरे। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है और 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, जबकि 45% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है। यानी 55% लोगों को अब लगने लगा है कि हो सकता है राज ठाकरे की भी एंट्री यहां पर हो जाए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जिसमें जस्टिस भी थे, पत्रकार भी थे, लोगों की बात भी सुनी, जन के मन की बात सुनी, और अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। अगर आप गुवाहाटी जाकर रेडिसन ब्लू होटल में ठहरना चाहते हैं तो 30 जून तक का प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि शिंदे एंड कंपनी ने वहां डेरा डाल रखा है और आप चाहें तो ओयो या किसी और जगह रुकने का प्लान कर सकते हैं। वैसे भी पॉलिटिशियंस रुकते कहाँ हैं, ना ही हेट स्पीच से, ना पॉलिटिकल बौखलाहट से। जमहूरियत की बात करने वाले, यानी लोकतंत्र की बात करने वाले नेताओं को न्यायतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए। बयानबाजी और हो हल्ला मचाकर आप ना तो जनता के दिल में जगह बना सकते हैं और ना सरकार में। उल्टा पब्लिक आपके चरित्र से बखूबी रूबरू हो जाती है। मराठी मानुष की बात करने वाले नेताओं को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपने जनता के बारे में सोचना छोड़ दिया तो जनता यही कहेगी, आता माजी सटकली। याद रहेगा? इसको देखा क्या में आज हम आपको एक ऐसे वीडियो को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक दौर था जब पूरी दुनिया के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े रहते थे। साहब, अब वक्त बदल चुका है। G7 में प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने को बेचैन दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। Thank you.